अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडा वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो एसिडिटी को दूर करता है? देखो, सोडा वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, HCO3 नेगेटिव। CO2 गैस होती है, पता है ना, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में उसके अंदर। H2CO3 वीक एसिड है, ये H प्लस और HCO3 नेगेटिव आयंस देगा। सोडा वाटर तुमने लिया, ये वीक एसिड है, कंजुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा ये। जैसे ही तुमने वीक एसिड लिया, और सॉरी, जैसे ही तुमने सोडा वाटर लिया, बाइकार्बोनेट आयंस वो तो H प्लस को पकड़ के रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे ही स्टमक में जाएंगे, H प्लस को इमीडिएटली पकड़ लेंगे। जो एसिडिटी हो रही है स्टमक के अंदर, इमीडिएटली इस H प्लस को पकड़ लेंगे, H प्लस को पकड़ लेंगे, और H2CO3 बना। H2CO3 क्या होगा? H2O प्लस CO2, CO2 तो उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, CO2 एसिडिक गैस है, ये एस्केप कर गई, तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं सोडा वाटर स्टार्टिंग में जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर मान लो एसिडिटी कभी हो रही है तो सोडा वाटर इसको ट्राई कर सकते हैं। कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं ना, कार्बोनेटेड वाटर, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस है। बाइकार्बोनेट आयंस तो इमीडिएटली H प्लस आयंस को पकड़ लेंगे और एसिडिटी को दूर कर देंगे, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सही ना? तो ये एक तरीका है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया, एसिडिटी अगर हो रही है तो टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, एंटासिड्स आर टेकन, एंटासिड्स आर टेकन। सही ना? और जनरली हम पहले क्या करते थे, ऐसे एंटासिड लेते थे, MgO होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, या फिर ले लेते थे NaHCO3, NaHCO3 ये ले लेते थे पहले, है ना, ये एंटासिड लेते थे। लेकिन ये एंटासिड जब लेते थे ना, तो ये बेसिक है, और कितने अमाउंट में लेना है, कितना लेना है, ये नहीं पता लगता था। तो ये एक्सेस ऑफ ओचाइन जब दे देंगे, तो एसिड जो स्टमक के अंदर है वो तो खत्म हो गया, वो H प्लस खत्म हो गए। लेकिन ये क्या करते थे, स्टमक को ट्रिगर करते थे, स्पेशली बाइकार्बोनेट, स्पेशली बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, Na का है ना, Na का सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्टमक को और ट्रिगर करता था टू रिलीज मोर ऑफ HCl, इट मेक्स द स्टमक अल्कलाइन। क्लियर? दिस बाइकार्बोनेट एक्सेसिव यूज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एक्सेसिव यूज ऑफ बाइकार्बोनेट मेक्स द स्टमक अल्कलाइन एंड विल ट्रिगर इट टू रिलीज मोर ऑफ HCl। तो उससे कई बार स्टमक में ना अल्सर हो जाता था, अल्सर यानी माइन्यूट ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती, अल्सर स्टार्ट हो जाता था स्टमक के अंदर, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो इसलिए ये क्या करता था, ये जो थे, ये कंट्रोल कर रहे हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कॉज को कंट्रोल नहीं कर रहे, जहां से वो एसिड रिलीज हो रहा है, जहां से वो एसिड रिलीज हो रहा है। इसलिए आजकल ना जो एंटासिड यूज होते हैं, वो है, केमिकल नेम्स है सिमेटिडीन और रिनेटिडीन। सिमेटिडीन याद करना है, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यही पूछते हैं, वो नहीं पूछेंगे इनो हो गया, ये सब नहीं नाम बोलने हैं। सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, एंड रेनिटिडीन, दे आर बेटर एंटासिड। रीजन, दे डायरेक्टली अटैक ऑन द रिसेप्टर साइड, ये डायरेक्ट कॉज पे अटैक करेंगे, ये सिम्टम्स को तो दूर करेंगे ही करेंगे, बट दे विल डायरेक्टली अटैक ऑन द रिसेप्टर साइड एंड विल रिड्यूस द, एंड विल रिमूव द कॉज एज वेल एज सिम्टम्स। दोनों को मेडिसिन वो लेनी चाहिए जो कॉज बोलते हैं ना, जड़ से खत्म कर दे, तो कॉज को भी खत्म करेगा और सिम्टम्स को भी खत्म करेगा। इसलिए हम इनको बेटर एंटासिड्स मानते हैं। इनको क्यों नहीं मानते? स्पेशली सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना अमाउंट में लेना है पता नहीं लगता था, it will make the stomach, excessive use of bicarbonates will make the stomach alkaline and hence will trigger stomach to release more of HCl which may decrease the pH। सही ना? तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए इसलिए हम मानते हैं इसको सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ये डायरेक्ट जाके रिसेप्टर साइड पे अटैक करेगा एंड विल रिमूव द कॉज एज वेल एज सिम्टम्स, एंड विद दिस विल रिमूव द कॉज एज वेल एज सिम्टम्स। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए एंटासिड्स को, ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर आ गया नेक्स्ट, एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स ये मैं तुम्हें भी पढ़ाते समय भी बता चुका हूँ, एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं। एंटीहिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं इनको, हालांकि एंटासिड जो पढ़ा है वो भी एंटीहिस्टामिन्स ही है, या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एंटी एलर्जिक ड्रग्स ये क्या होती है? अभी मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादातर लोगों को आजकल जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उनको क्या होता है, एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना। किसी को क्लाइमेटिक कंडीशन से एलर्जी है, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो सर्दी जुकाम स्टार्ट हो जाएगा,
या किसी को पोलन ग्रेन से एनर्जी है, पोलन ग्रेन से एनर्जी है किसी को। तो इस टाइप से ना एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होती है। ये होता क्या एक्चुअल में, जैसे ही वो एलर्जिक सब्सटेंस पास में आता है तो एक हिस्टामिन, एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी के अंदर जिसे बोलेंगे हिस्टामिन। उस हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे सिट्राजीन। जो कईयों को ना स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सिट्राजीन सुना हुआ ना ये सबने, सिट्राजीन, ये मेडिसिन बहुत लोग लेते हैं। सही ना, सिट्राजीन ये मेडिसिन बहुत लोग लेते हैं। तो या फिर बेनेड्रिल नाम से आता है, बेनेड्रिल नाम से भी होता है स्नीजिंग वगैरह रोकने के लिए। तो ये क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है। ये क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। तो मैं सिंपल एक वर्ड में बोलना है तो मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर एलर्जी, विच आर यूज टू प्रिवेंट एलर्जी, दीज आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर एंटी हिस्टामिन और एंटासिड्स दोनों के दोनों जा करके रिसेप्टर साइट पे अटैक करते हैं, दोनों के दोनों जा करके रिसेप्टर साइट पे अटैक करते हैं। देन व्हाई डोंट दे इंटरफेयर विद ईच अदर फंक्शंस। इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, ये दोनों रिसेप्टर साइट पे अटैक करते हैं जाकर, फिर ये एक दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरफेयर क्यों नहीं करते। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे इसका? सर दोनों अलग अलग इन रिसेप्टर दोनों, पे जाते हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज दे बोथ अटैक ऑन डिफरेंट रिसेप्टर साइड। दोनों की रिसेप्टर साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। कई बार बोलते हैं ना कि दोनों मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी है, तो उस केस में क्या होता होगा, दोनों की साइट ऑफ अटैक क्या होता होगा, सेम होता होगा। इस वजह से दोनों मेडिसिन को दोनों में रिएक्शन हो जाएगी फिर। तो इसलिए दोनों मेडिसिन को साथ में नहीं लेना होता है। तो इस केस में क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पे अटैक करेंगे। देयरफॉर एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटासिड्स दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर फंक्शन, दोनों एक दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करते। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने तो बता दिया एंटासिड्स क्या है और एंटीहिस्टामिन्स क्या है। नेक्स्ट नोट करना है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल यानी जो ब्रेन से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ड्रग्स, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसमें पहली ड्रग ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर का नाम सबने सुना होगा, ये ट्रांक्विलाइजर का नाम सबने सुना होगा। ये बोलते हैं ना आजकल, जैसे कोई अभी केसेस आए भी थे लखनऊ वगैरह में, केसेस आए थे ना कि कोई वो शेर वगैरह आ गया वहां पे लखनऊ शहर में, तो बोला था उसको पकड़ करके फिर उसको ट्रांक्विलाइजर दिया था। ट्रांक्विलाइजर किस लिए दिया था, ताकि वो मतलब अनकॉन्शियस हो जाए एक तरीके से। तो ट्रांक्विलाइजर किसे देते हैं, हम वैसे बोलते हैं इस केस में ये डायरेक्टली अटैक करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ट्रांक्विलाइजर वगैरह जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैक कहाँ करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। वो कोई भी पेशेंट विच इज हु इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, मेंटल टेंशन है, कोई एनजाइटी है किसी को, तो उस केस में हम ट्रांक्विलाइजर लेते हैं, ठीक है ना, उस केस में हम ट्रांक्विलाइजर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही पेपर में पूछी जाती है ट्रांक्विलाइजर की। तो एग्जांपल इसकी क्या है, लुमिनल, एग्जांपल जरूर करना है, पिक द ऑड वन आउट करके आएगा, लुमिनल, सेकोनल, बारबिटूरिक एसिड, ये क्या है, वेलियम। और भी एग्जांपल तुम देख लेना, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो मैंने लिख दी है, लुमिनल, सेकोनल, बारबिटूरिक एसिड, वेलियम। ये क्या है, ट्रांक्विलाइजर, दे डायरेक्टली अटैक ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्टली अटैक करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ऐसे एक टर्म मेरी पीछे रह गई थी, वो टर्म थी क्या, क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर ना, नॉर एड्रेनालाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये एक बार सुन लेंगे, नॉर एड्रेनालाइन, ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। मैंने हार्मोन्स पढ़ाया था तुम्हें, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए पढ़ेंगे इसमें। नॉर एड्रेनालाइन क्या है, दिस इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, क्लियर, दिस इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। और दिस प्लेज, इट प्लेज रोल इन द मूड चेंजेस। अगर इसका लेवल लो है, लेवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर इसका लेवल लो है, देन पर्सन विल फील डिप्रेस्ड। डिप्रेशन हो सकता है उसको, अगर इसका लेवल लो है, जिसको डिप्रेशन होता है ना, इसका लेवल क्या होगा, लो होगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर का, इस नॉर एड्रेनालाइन का लेवल अगर लो है, दैट मींस पर्सन विल फील डिप्रेस्ड। उस केस में वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेता है। उस केस में क्या लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ध्यान रखना, ड्रग ड्रग को और मेडिसिन को मैं दोनों सेम मान के बोल रहा हूँ इधर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। और दो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो एनसीईआरटी में देखा वो तुम्हें करना है, आइप्रोनियाजेड और फिनेल्जीन। आइप्रोनियाजेड और फिनलजीन, ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइप्रोनियाजेड एंड फिनलजीन, दोनों करना तुम्हें।
दीज आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्लियर, दीज आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा ट्रांक्यूलाइजर्स। और एक मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ बता दिया, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर एक हमने कौन सा पढ़ा, न्यूरो ट्रांसमीटर हमने पढ़ा नॉर एड्रेनालाइन। ये क्या है, it is a neurotransmitter which plays role in the mood changes. It is a neurotransmitter which plays role in the mood changes if its level is low. If the level of noradrenaline is low, that means person will feel depressed. In that case antidepressant drugs are taken। दो एग्जांपल मैंने कौन सी दी, एक तो आइप्रोनियाजेड और एक फिनलजीन, ये दोनों क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम यहाँ पे एनाल्जेसिक्स का। एनाल्जेसिक्स सबको पता है, पेन किलर मैक्सिमम लोग लेते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है लंबे समय के लिए, सही ना, लॉन्ग, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, बहुत रेयर केस में लेना चाहिए। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक दो तरह के, एनाल्जेसिक क्या, पेन किलर है, दीज आर मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, क्लियर, दीज आर मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। दो तरीके के एनाल्जेसिक्स होते हैं, एक होता है नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स। तो नॉन नार्कोटिक्स तो फिर भी इसके कम हार्मफुल इफेक्ट है, नार्कोटिक्स के तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, नार्कोटिक्स के बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, अगर इसकी ज्यादा डोज ले ली तो डेथ भी हो सकती है, इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है इसका नार्कोटिक्स का। जो मैं बोल रहा हूँ ड्रग्स, एक्चुअल में ड्रग्स ये वाले नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स कौन से हैं, नॉन नार्कोटिक्स तो लेते भी हैं लोग, पेन किलर्स होते हैं ना, पेन किलर्स नॉन नार्कोटिक्स मैक्सिमम लोग लेते हैं, आइब्रोफिन लेते हैं, डाइक्लोफेनेक लेते हैं, एसिलोफेनेक लेते हैं, ये क्या है, नॉन नार्कोटिक्स। और मोस्ट कॉमनली जो होता है इसके अंदर केमिकल, वो होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन की प्रिपरेशन जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, करोनेस पढ़ा है, वो पढ़ा होगा उसने, एस्पिरिन ये था। इसके बारे में तो आईआईटी मेंस ने नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एसिडॉक्सी ग्रुप है, 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्पिरिन है। हर एक नाम से करना है इसको, इसको हम एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। एस्पिरिन को 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। स्टमक में जब ये जाता है, ध्यान देंगे, स्टमक में जो आएगा ये पेन किलर, जब स्टमक में जाएगा ना, शुड नॉट बी टेकन इन एन एम्प्टी स्टमक। जैसे एंटासिड को बोलते हैं ना कि एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, उसका इफेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एंटासिड को खाली पेट लेना चाहिए। इनको, इसको जो मैं एस्पिरिन की बात कर रहा हूँ, शुड नॉट बी टेकन इन एन एम्प्टी स्टमक, ये एम्प्टी स्टमक में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। क्योंकि अगर एम्प्टी स्टमक लिया तो क्या करेगा ये हाइड्रोलाइज होके, ये हाइड्रोलाइज होके वाटर के साथ बना देगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बना देगा, प्लस एसिडिक एसिड भी रिलीज होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज, पानी का एच इधर, ओ एच इधर, ऐसे याद रख लो। तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, साथ में एसिडिक एसिड भी मिलेगा, तो दिस एसिड मे कॉज अल्सर इन स्टमक, माइन्यूट ब्लीडिंग होने लग जाएगी स्टमक के अंदर, दिस मे कॉज अल्सर इन द स्टमक। तो एस्पिरिन शुड नॉट बी टेकन इन एन एम्प्टी स्टमक, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। नॉन नार्कोटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। तो दूसरा इसका एक एक जो एस्पिरिन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। एस्पिरिन जो हार्ट अटैक होता है ना, उसके इसमें लेते हैं, किस वजह से, क्योंकि इसका एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है, इसकी ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड खून को जमने नहीं देता, ये सही ना, ब्लड को थिन करता है, ये ब्लड को क्या करता है, थिन कर देता है, इसलिए इसका एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है। देयरफॉर एस्पिरिन का एक मेरिट क्या है, दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। दोनों चीज याद रखनी है, एस्पिरिन इज यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। वर्ड याद रखना है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, खून को जमने नहीं देगा ये। तो दोनों बातें बता दी मैंने इसके अंदर एस्पिरिन के बारे में। नॉन नार्कोटिक्स नाम से तो तुम कर लोगे, नॉन क्या है, मेडिसिन विच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। फिर नार्कोटिक्स क्या है, ये सबसे हार्मफुल है, ये तो बहुत हार्मफुल है नार्कोटिक्स। मैंने तुम्हें बताया, इसको डॉक्टर मैक्सिमम 3 केसेस में एडवाइस करते हैं, जब बहुत एक्यूट पेन हो, जैसे हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक, एक ही बात है, उस केस में एडवाइस करेंगे डॉक्टर्स। दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसको, उससे रिलीफ देने के लिए प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, इंजेक्ट करेंगे या डायरेक्ट इंजेक्ट ही करते हैं मैक्सिमम केसेस में। तीसरा, थर्ड है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, 3 केसेस में ही ये डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, और बहुत प्रॉपर तरीके से देते हैं, बहुत प्रॉपर डोजेस में देते हैं। ज्यादा डोज होगी तो मैंने तुम्हें बताया कि इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। नार्कोटिक्स में नाम भी याद कर लेंगे, ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं। नार्कोटिक्स क्या है, ओपियम डेरिवेटिव्स। ओपियम डेरिवेटिव्स में जैसे कोडीन, मॉर्फिन,
हेरोइन, ये ज्यादा यूज होते हैं, सही ना, ये सब ज्यादा यूज होते हैं, ये नहीं आएगा इसमें। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, नार्कोटिक्स के एग्जांपल, नॉन नार्कोटिक्स के एग्जांपल, ये सब तुम्हें करना है इसका। और मैंने इसका बता दिया तुम्हें, क्या कहते हैं, एस्पिरिन का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, एस्पिरिन का मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। तो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट अब है एंटीपायरेटिक्स। देखो अब यही चलेगा, एंटीपायरेटिक्स, एंटी मलेरियल्स, एंटीबायोटिक, यही सब चलेगा। एंटीपायरेटिक क्या होता है, नाम से पायर वर्ड का भी यूज करते हैं, हीट से रिलेटेड है, बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करेगा। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। सबको पता है इसके बारे में कि पैरासीटामोल बॉडी टेम्परेचर को लो लो करता है, तो उसको यूज करते हैं हमसे ना। पैरासीटामोल क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को लो करता है, इसको हम यूज करते हैं। और ध्यान रखना, एस्पिरिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा ऐसी मेडिसिन है विच कैन एक्ट एज बोथ एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक, तो एस्पिरिन याद रखना है, सही ना। मेडिसिन विच कैन एक्ट बोथ एज, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, विच कैन एक्ट बोथ एज एंटी सॉरी एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, तो वो क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन बॉडी टेम्परेचर को लो भी करता है और पेन से रिलीफ भी दिलाता है। तो ये है पैरासीटामोल, क्या है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये चीज है। जैसे मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बताया ना उसका, एस्पिरिन का बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, पूछते हैं एस्पिरिन 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऐसे ये भी है, सेम चीज है, बस इसमें NHCOCH3, NHCOCH3, पैरा एसिटामाइडो, पैरा एसिटामाइडो ग्रुप है ये, एसिटामाइडो, CH3CONH है ना इसके अंदर, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, सही ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, ये इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये क्या एंटीपायरेटिक, ये क्या सर इस एंटीपायरेटिक, स्ट्रक्चर का दोबारा नाम बताना। एसिटामाइडो ना, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, पैरा एसिटामाइडो, ये ग्रुप है एसिटामाइडोफिनॉल, पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल सुना होगा तुमने ये। फिर एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है इसके, विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो को जो किल करेगा, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करेगा या उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स। ये इसलिए बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्वर्सन इसका एग्जांपल है, ये पहला एंटी माइक्रोबियल था, इसलिए बताया मैंने सिर्फ तुम्हें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा एक बार, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट अब आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स। सर एक बार स्लाइड एंटीबायोटिक पीछे करना है। क्या पूछना, बोलो जल्दी से। सर जो आपने फर्स्ट माइक्रोबियल लिखा था उसकी स्पेलिंग क्या थी? SALVARSON, सेल्वर्सन। अच्छा नेक्स्ट अब ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल था। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक आजकल तुम्हें पता है हर कोई लेता है, इसका उसका हर कोई कोर्स करता है एंटीबायोटिक, जिसको कोई दिक्कत, निमोनिया है, फीवर है, मलेरिया है, कोई भी टाइफाइड है, कोई भी टाइप का फीवर है, तो उसके इसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक तो जरूर चलाते हैं। एंटीबायोटिक का 3 दिन का कोर्स होता है, किसी का 4 दिन का कोर्स होता है, और उसमें बोलते हैं कि इसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मैंने इसमें एग्जांपल दिया, लेक्चर जो दिए उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ कि कोई किसी को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, किसी को प्रॉब्लम हुई है, मलेरिया हो गया या फिर टाइफाइड हो गया किसी को, उसका कोर्स बोला कि 9 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, जो भी कोर्स है उसका, तुमने इसका मान लो उसमें, मान लो एक कोई डिसीज है, इसमें 4 दिन का कोर्स करना है तुम्हें एंटीबायोटिक का पहले, और उसमें से 100 इसके वायरस से जो तुम्हें किल करने हैं, तो तुमने पहले दिन लिया 50 किलो हो गए, दूसरे दिन लिया 30 किलो हो गए, तीसरे दिन लिया 10 किलो हो गए, अब 90 टोटल किलो हो गए 3 दिन में। अब तुम्हें रिलीफ मिल गया, मान लो तुम्हें रिलीफ मिल गया, तुमने इसका कोर्स नहीं किया, 10 जो बच गए हैं, 10 जो बच गए ना, वो सबसे पावरफुल वाले होंगे जो बचे होंगे, वो सबसे पावरफुल वाले होंगे जो बचे होंगे, तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और अपने जैसे पावरफुल और वायरस बैक्टीरिया क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि इसका एंटीबायोटिक का कोर्स करना जरूरी है। लेकिन एंटीबायोटिक क्या है, ये ना, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, वैसे ये बहुत हार्मफुल है, मतलब कोई रेगुलर यूज नहीं कर सकता इसको। इसे ये प्रोड्यूस किससे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गन से ही प्रोड्यूस होते हैं। मतलब एक कोई कीड़ा है, उसको मारने के लिए तुम और कीड़े खा रहे हो, ये मतलब ये है कहने का, ये माइक्रो ऑर्गन से ही प्रोड्यूस होते हैं,
बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, फंगाई, इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं को किल करते हैं या इनके ग्रोथ को रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू किल देम और यूज्ड टू इनहिबिट देयर ग्रोथ। ये इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं को मारने के काम आते हैं या इनके ग्रोथ को रोकने के काम आते हैं एंटीबायोटिक्स। तो पहला एंटीबायोटिक सबको पता है कौन सा था? पेनिसिलिन। अब इसको दो तीन तरीके से डिफाइन कर रखा है, सही ना। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, और डिस्कवर किसने किया था इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, शायद एक बार चेक कर लेना इसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसको, फ्लेमिंग ने। तो अब एंटीबायोटिक मैंने तुम्हें बताया कि क्या होते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस, दीज आर मेडिसिन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू किल देम और इनहिबिट देयर ग्रोथ। तो इनका किलिंग इफेक्ट भी है और इनका इनहिबिटरी इफेक्ट भी है। किलिंग इफेक्ट अगर होगा तो बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे, तो बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे अगर किलिंग इफेक्ट है तो। साइड वर्ड भी यूज करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये कब यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए। तो बैक्टीरियोसाइडल अगर है तो इसको बोलते हैं किलिंग इफेक्ट, किलिंग इफेक्ट। और बैक्टीरियोस्टैटिक अगर है, दो तरीके के एंटीबायोटिक्स में बता रहा हूं तुम्हें। बैक्टीरियोस्टैटिक अगर है तो बोलेंगे इसमें इनहिबिटरी इफेक्ट, रोकने वाला इफेक्ट। मारेगा नहीं माइक्रोन्स को, सिर्फ रोकेगा। बैक्टीरियोसाइड में किलिंग इफेक्ट होगा, इसमें इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, रोकने वाला इफेक्ट, और मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। तो इसमें एग्जांपल जैसा पेनिसिलिन, किलिंग इफेक्ट है इसका पेनिसिलिन। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तीसरा आएगा PAO, में आ जाएगा ऑफ्लॉक्सासिन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टमक में कोई दिक्कत होती है तो यही लेते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन, है ना। स्टमक में कोई दिक्कत होती है तो इसको लेते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन। तो ये तीनों, इन तीनों, तीन तो याद कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछेंगे बैक्टीरियोसाइडल कौन सा, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा है, सही ना। तो मैंने तो इसका जैसे ये ना, और दूसरा इसमें एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ETC, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लोरोएम्फेनिकॉल, THENI। ये करना है जरूर। एक बार तो ऐसा था कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था पेपर के अंदर, स्ट्रक्चर से। अभी 2 साल से तो कम हो गए क्वेश्चन आना, 20 और 21 में, 19 में तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं इसके सिर्फ। तो उसमें कितने कायले सेंटर हैं, ऐसे क्वेश्चन आया है। स्ट्रक्चर बोलेगा पेनिसिलिन में कितने कायले सेंटर हैं, या फिर इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरोएम्फेनिकॉल में कितने कायले सेंटर है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा सारे, सही ना। स्ट्रक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। अब मैंने जैसे ये देखो, बायो का चैप्टर है, मैं बायो में काउंट करूंगा इसको, तो लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ इसको, और पूरा ढंग से प्रॉपर तरीके से। इसको मैंने ऐसे PAO, पावर से याद कर रखा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे कभी। इसको ETC से, ETC। तो पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, तुम बोलोगे चैप्टर को तभी याद होगा, ये ऐसे याद नहीं होने वाला, ये ऐसे याद नहीं होगा, सही ना। तो इस चैप्टर को तुम्हें बोलना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा होगा, 7-8 दिन बोल लो, 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर बोल लोगे, फिर ये 10 मिनट में पूरा चैप्टर बोल लोगे, लेकिन 7-8 दिन तुम्हें लगातार बोलना पड़ेगा इसको। तो पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सासिन, ये इनका बैक्टीरियोसाइडल किलिंग इफेक्ट है। बैक्टीरियोस्टैटिक जैसे एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, इनका रोकने वाला इफेक्ट है, इनको रोकने वाला इफेक्ट है। जैसे क्लोरोएम्फेनिकॉल है, अगर मान लो क्लोरोएम्फेनिकॉल, स्ट्रक्चर क्या है इसका, मैं एक आध के स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर, ताकि तुम एक बार ध्यान रहो कि स्ट्रक्चर करने हैं तुम। NO2 लगाया, NO2 लगाया, फिर कुछ N टाइप का बना दिया यहाँ पे, N टाइप का, ये मैंने इस तरीके से याद कर रखा। फिर OH लगा दिया, N टाइप का बनाया, OH लगा दिया इस तरीके से। फिर सेकेंडरी अमाइड वाला ग्रुप, सील बॉन्ड O CHCl2। तो इसमें कार्य सेंटर कितने आ गए? देखो, एक कार्य सेंटर ये आ गया जहाँ पे चारों वैलेंसी डिफरेंट है कार्बन की, एक कार्य सेंटर ये आ गया जिसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट है कार्बन। तो इस तरह से आ जाएगा। तो 2 कार्य सेंटर है, 2 इसमें OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है कोई भी। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी अमाइड ग्रुप है इसके अंदर। तो ये क्या है? क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लियर। तो ये क्या है? क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लोरोएम्फेनिकॉल। तो ये तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। तो बैक्टीरियोसाइडल बता दिया, बैक्टीरियोस्टैटिक बता दिया, दोनों करना तुम्हें ऐसे ही।
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये दो दिए गए हैं। नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसके भी नाम से पता लग रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होगा, जो एक ही टाइप की डिसीज के बैक्टीरिया को किल करेगा, जो एक ही टाइप के डिसीज के बैक्टीरिया को, इफेक्टिव ओनली सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल टाइप ऑफ डिसीज ओनली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा, नैरो स्पेक्ट्रम। या तो एक वर्ड यूज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेगा और ग्राम नेगेटिव। ये एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ, इससे बताया मैंने तुम्हें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेगा या ग्राम नेगेटिव को। ग्राम एक्चुअली में एक साइंटिस्ट था जिसने ना कुछ स्ट्रेन्स को स्प्रे किया बैक्टीरिया के ऊपर। अगर बैक्टीरिया उसके रिस्पॉन्ड कर रहा था तो उसको बोल दिया उसने ग्राम पॉजिटिव, और अगर बैक्टीरिया उस स्ट्रेन्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो बोल दिया था ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा अकेले तो उसे बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम, जो ग्राम नेगेटिव की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा उसको भी बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम, जो दोनों की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्चुअल में क्या है, ये एक डिसीज नहीं है, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को एक साथ किल करेगा। जैसे इसका एग्जांपल पेनिसिलिन, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन, जो एक टाइप, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक ही बार पे खत्म करेगा। सही ना, यूज टू किल वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर, इट इज यूज फॉर किलिंग वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका एग्जांपल क्लोरोएम्फेनिकोल, ऑफ्लोक्सासिन। क्लोरोएम्फेनिकोल एग्जांपल मैंने पीछे बता दिया, क्लोरोएम्फेनिकोल, ऑफ्लोक्सासिन, ये इसकी एग्जांपल है, क्लोरोएम्फेनिकोल और ऑफ्लोक्सासिन। समझ गए कि नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं है। तो ये ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दिस इज यूज्ड टू, जैसे टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, 3-4 एक साथ डिसीज है, अगर किसी को तो एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। और मैंने तुम्हें ये बता दिया ग्राम पॉजिटिव क्या, ग्राम नेगेटिव क्या। ग्राम साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, स्टेन स्प्रे किया बैक्टीरिया के ऊपर, अगर बैक्टीरिया उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बोला, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है ग्राम नेगेटिव बोला। इस टाइप से दो क्लासेस में डिफाइन किया था उसने। जो दोनों के लिए इफेक्टिव है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो एक के लिए है वो नैरो स्पेक्ट्रम। एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम भी होता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वो करने की जरूरत नहीं है। यानी ग्राम पॉजिटिव के अंदर और भी टाइप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर और टाइप्स हैं, उनके लिए इफेक्टिव है तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे उसको बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सही ना। अब यहाँ इसके बाद ना जो टॉपिक आ गया ना, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। एक बार ये इतना जरूर पढ़ लेना, एक बार इतना यहाँ तक जरूर पढ़ लेना। डीएनएफ मुझे पता है पढ़ाना है मेरे को, मैं करवाऊंगा तुम्हें डीएनएफ, लेकिन अभी तुम लोग इतना कर लेना, पहले यहाँ तक याद कर लेना और इसको कर लेना जरूर, बोल के देखना, अभी रिवाइज करके इसको मन में बोल के देखना जरूर, नहीं तो ये याद नहीं होगा चैप्टर। अब नेक्स्ट टाइम मेरे को एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट ये सब कराना है तुम्हें, तो यहाँ तक कर लेना जरूर। आर्यन क्लियर हुआ है। यस सर, हो गया अभी। सर ये हमें वैसे पहले ही बायो में पढ़ा रखा था काफी। अच्छा पढ़ रखा है तूने पहले सारा। यस सर, ये जो आप बता रहे हो ना, स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे जो ये वाले। नहीं स्ट्रक्चर ऐसे ना पूछे हुए हैं तो पूछ सकते हैं ये, तो अभी भी कर लियो, थोड़ा सा और चैप्टर रह गया, जैसे मैंने अभी सेकंड लेक्चर लिया ना, इतना लेक्चर और रह गया, लेकिन ये कर जरूर लेना तुम लोग, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इनके लिए। अभी कर लिया तो कर लिया जून में, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिल रहा इन चैप्टर्स के लिए। एक चैप्टर और है, किसी को चाहिए तो मेरे से ले लेना, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन, इनके क्वेश्चन पेपर में आने हैं। चलो तुम लोग ये रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम आगे।